ये रोशनी जो है, ये इल्म की रोशनी है जो उस्ताद जो है, हर वो उस्ताद जो लोगों के जो डिफरेंट स्कूल्स में काम कर रहा है और लोगों के बच्चों को पढ़ाई करवा रहा है, ये उन उस्ताद की फैलाई हुई रोशनी है। और उसी रोशनी से आज इस प्रोग्राम, इस इवेंट को यहाँ पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के मुबारक हाथों से ओपन किया जा रहा है। और उनका साथ निभा रहे हैं एडवाइजर टू गवर्नर श्री राजीव राय भटनागर साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन श्री पी.के. सिंह साहब, सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब। मैं ये जरूर कहूंगा कि ऑनरेबल एलजी साहब के मुबारक हाथों से आज यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स का जो इफ्ताह है वो होना है और बहुत सारे to e-launch 9 courses for class 6 to 12 in 200 schools of JKU. Please, sir, who's on? यूटी के सभी बच्चों के लिए जो है डिक्लेयर ओपन करें, इसे ई लॉन्च करें। ये एक ऐसा, और मिस्टर सुबारमा वाइस प्रेसिडेंट HCL। फोल्डर्स आर टू बी एक्सचेंज। थोड़ा गैप दीजिए हल्का सा, आप इधर आइए। इसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा पी.के. सिंह साहब को कि जिनने इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है उसे सुधारने में जो है ये यहाँ पे अपना रोल दें। है कि उनकी कितनी अच्छी शुरुआत हुई हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जी हाँ, जम्मू कश्मीर सरकार केंद्रीय सरकार की मदद से पढ़ाई के क्षेत्र में जो नित नए लक्ष्य प्राप्त कर रही है वो हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। जम्मू कश्मीर पर, खास तौर पर जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा ने पिछले कई वर्षों से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी Honorable Lieutenant Governor, Shri Manoj Sinha Sahab to be honored. थैंक यू। 100 स्कूल्स के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे फाउंडेशन स्कूल जो है शिलान्यास किया जा रहा है। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि रिमोट का बटन दबाकर रेजिडेंशियल स्कूल फॉर ट्राइबल्स फॉर राजौरी एंड शोपियां डिस्ट्रिक्ट की आज फाउंडेशन को यहाँ पे रखें अपने मुबारक। अभी जब इन प्रोजेक्ट्स को भावी पीढ़ी के लिए समर्पित किया जा रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा उत्सुकता उस इनिशिएटिव को लेकर के हो रही थी कि बच्चों में प्लेफुलनेस के साथ स्वतंत्र विचार और वैज्ञानिक चेतना भी जन्म लेगी। लंबे समय के इंतजार के बाद देश को एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। मैं समझता हूं कि ये उपहार स्कूली शिक्षा के बदलते मानकों को स्थापित करेगा। भविष्य में अनेक कार्यक्रमों में मैंने ये बात कही है कि पिछले 15 वर्षों में दुनिया में जो बदलाव हुआ है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो परिवर्तन आया है, उसे पूरा करने में अगर पुरानी व्यवस्था से हम चलते तो शायद हजारों साल लग जाते। साथियों, ये कंपैरिजन बहुत मायने रखता है क्योंकि जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, मुझे लगता है जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, शिक्षा के क्षेत्र में भी उसी तेज गति से परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन होगा अपने सभी आदरणीय शिक्षकों से, इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, अपने को तैयार रखना, ये बड़ा आवश्यक है। और मेरी विनम्रतापूर्वक आप सबसे प्रार्थना है, क्योंकि पूरी भविष्य की पीढ़ी
या भविष्य का जम्मू कश्मीर कैसा होगा, ये बोझ आपके कंधों पर है। और एक बात बराबर ध्यान रखिएगा कि हमारे समाज में शिक्षक और पिता का जो स्थान है वो किसी दूसरे को नहीं। कोई भी शिक्षक जो बच्चे को पढ़ाता है दिल से ये चाहता है कि जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं वो हमसे बेहतर हो, और वही भूमिका पिता की होती है कि अपने बेटे को, अपने बच्चे को चाहता है, अपनी बच्ची को, कि मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं अगर डिविजनल कमिश्नर हूँ तो मेरा बेटा चीफ सेक्रेटरी बने, ये बाप की इच्छा होती है। तो ये जो दो तत्व है समाज में, शिक्षक और पिता, तो ये बात मैं सभी शिक्षकों से बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि आपको ये बात बराबर अपनी जेहन में रखनी चाहिए। बड़े भरोसे से कोई अभिभावक अपने बच्चे को विद्यालय भेजता है और उस भरोसे को कायम रखना ये बड़ी चुनौती है और ये बड़ा पवित्र पेशा है। इस पवित्रता को आप बनाए रखें, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। 1980 में वॉकमैन म्यूजिक सिस्टम का जब इन्वेंशन हुआ था, फिर बाद में डिजिटल ऑडियो प्लेयर आया जिसका आविष्कार 1999 में हुआ, और आविष्कार वहीं खत्म नहीं हुआ। आप सब देख रहे हैं कि 2001 में आईपैड का आविष्कार हो गया, आईपॉड का। 2008 में स्पॉटिफाई लॉन्च हो गया। 28 साल में इंसान के म्यूजिक सुनने के इंस्ट्रूमेंट में इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए जिन्हें लोग क्रांतिकारी बदलाव कहते हैं। लेकिन लंबे समय तक हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो जिसे क्रांतिकारी बदलाव हम कह सकें, वो हम नहीं देख सके। इसकी जड़ इतनी जटिल थी, इतनी बोझिल बना दी गई थी कि स्कूल का नाम सुनकर के बच्चा भयभीत हो जाता था। स्कूल जाए कि न जाए ये दुविधा उसके मन में रहती थी। बैग का बोझ, अध्यापक की डांट, पेरेंट्स का उलाहना, अनेक चीजें उसके मन में कौंधती थी। आज की आर्थिक तंगी के अलावा स्कूल ड्रॉप आउट रेट एक कारण था। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कारण में ये बोझिल शिक्षा व्यवस्था थी जिसके कारण स्कूल जाने के बाद भी बच्चे स्कूल छोड़ देते थे। और सच्चाई से इसका, अगर इस सच्चाई को हम स्वीकार कर लेते तो शायद समाधान पहले निकाल दिया होता। पुरानी शिक्षा व्यवस्था को ढोते हुए बच्चों की चेतना को इतना थका दिया गया था कि कोई स्वतंत्र विचार जन्म ही नहीं लेता था बच्चे। क्लास की चारदीवारी में विवेक की ताजी हवा को बंद कर दिया गया था। ज्ञान का ढेर किताबों से इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन विवेक को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र विचार बहुत आवश्यक है और क्यूरियोसिटी उससे भी ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ खिड़की खोलने की जरूरत थी, लेकिन बच्चों को ठीक उल्टा सिखाया गया कि खिड़की के पास मत जाओ, ज़्यादा सवाल मत पूछो। और यही कारण था कि स्कूल की चारदीवारी बच्चों को डराती थी। मैं मानता हूँ देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे बड़ा योगदान है कि इसने स्कूल के कैंपस को प्लेफुलनेस स्कूल की तरह विकसित करने का साहस दिखाया है। प्राइवेट स्कूल में ये व्यवस्था शुरू हो गई, लेकिन सरकारी स्कूलों में इसका अभाव था। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के माध्यम से अब सरकारी स्कूलों में भी इसे लागू किया जा रहा है, जो प्लेफुलनेस के साथ बच्चों को स्कूल रेडी बनाएगा। मैंने साहस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि लंबे समय से लोग इस परिवर्तन का इंतजार कर रहे थे। देश में पूरी शिक्षा व्यवस्था को पहली बार अतीत से निकालकर भविष्य उन्मुख बनाया गया है। प्लेफुल एजुकेशन के बाद स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो दूसरा सबसे बड़ा योगदान है वो क्यूरियोसिटी जगाने का है। जहाँ क्यूरियोसिटी नहीं होगी वहाँ कभी भी कोई आविष्कार जन्म नहीं ले सकता। क्यूरियोसिटी से ही आविष्कार का खोज का जन्म होता है।
नए विचार पैदा होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यूं तो हर एक रिकमेंडेशन में भविष्य की तैयारी के बीच छिपे हैं, लेकिन मैं मानता हूं इन दो मूलभूत परिवर्तनों ने आज स्कूली शिक्षा को सभी जंजीरों से मुक्त कर भविष्य की पीढ़ी का निर्माण करने की स्वतंत्रता दी है। मित्रों, श्रीनिवास रामानुजम का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। बड़े मैथमेटिशियन थे और ऐसा माना जाता है कि इस देश में जो कुछ सबसे बड़े मैथमेटिशियन पैदा हुए उसमें श्रीनिवास रामानुजम थे। कई लोग तो ये दावा करते हैं कि उनसे बड़ा कोई मैथमेटिशियन इधर पैदा नहीं हुआ। आप में से मुझे लगता है कि कुछ लोगों को जरूर मालूम होगा, जब 11 वर्ष की उम्र में 11 साल की उम्र से ही मैथ का क्लास अटेंड किए, 13 साल की उम्र में एडवांस ट्रिग्नोमेट्री हल करने के लिए खुद की थियरी डेवलप कर ली। बाद में जब उन्हें कॉलेज भेजा गया तो बायोलॉजी की क्लास अटेंड करने की बजाय वो मैथ हल करते हुए नजर आए। अगर उन्हें वो क्लास अटेंड करने के लिए मजबूर किया जाता तो शायद दुनिया रामानुजम जैसे मैथमेटिशियन को पाने से चूक जाती। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि स्टूडेंट की पसंद के अनुसार, उसकी योग्यता के मुताबिक उसे सब्जेक्ट्स को पढ़ने का अवसर दिया जाए, ताकि बिना किसी दबाव के उसकी प्रतिभा को विकसित किया जा सके, पुष्पित और पल्लवित किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति माइंड को मैकेनिकल बनाने की बजाय नेचुरल रहने को तरजीह देती है, ताकि मौलिक विचारों के द्वारा भविष्य की व्यवस्था के अनुरूप स्टूडेंट्स अपने आप को ढाल सके। माइंड को स्वतंत्र बनाना ही शिक्षा का मूल आधार है और तभी हम भविष्य का ह्यूमन कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। हमें स्टूडेंट्स को अतीत से बांधना नहीं है। संस्कृत का एक श्लोक है, सा विद्या या विमुक्त है। शिक्षा वही है जो स्टूडेंट्स को मुक्त करती है, और मुक्त करने का मतलब ये है उनके अंदर स्वतंत्र विचारों को आने दीजिए, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ जीवन के श्रेष्ठतम मूल्यों, हायर वैल्यूज को अर्जित कर सकें। देश के 15 बड़े साइंटिस्ट 19वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। ये एक जानकारी है, आप में से अनेक लोग जानते हैं, इसे ज्ञान भी हम कर सकते हैं। हमें स्टूडेंट्स को इतिहास के माध्यम से, अपने मूल्यों के माध्यम से उसे अतीत से बांधे ज्ञान की वृद्धि भी करनी है। इतिहास वर्तमान की यात्रा का प्रारंभ होना चाहिए, उसका अंत नहीं होना चाहिए। और मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स को ये बताया जाए कि 19वीं सदी के वैज्ञानिकों ने अपने इन्वेंशन को जहाँ छोड़ा था उसके आगे जाना है, तभी भविष्य के विकास के रास्ते तय हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स को सिर्फ जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ा दिया जाए और वहीं पर उसकी ज्ञान अर्जन की यात्रा को समाप्त कर दिया जाए, तब शायद भविष्य में इन्वेंशन और इनोवेशन से वो बच्चा चूक जाएगा। मित्रों, इन्वेंशन हमेशा भविष्योन्मुख होता है। हम जो भी क्रिएट करते हैं वो अगले घंटे, अगले दिन, अगले वर्ष के लिए होता है। दुनिया में आज तक कोई भी आविष्कार अतीत के लिए, इतिहास के लिए नहीं हुआ है। कोरोना पैंडेमिक की 2 घातक लहरों ने हमें भी और पूरी दुनिया को अनेक नए सबक दिए हैं। खासतौर से स्टूडेंट्स तथा टीचर्स ऑनलाइन यानी इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और शिक्षा दे रहे थे। 2020-21 में पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्था जिस इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही थी, उसका प्रोटोकॉल 1980 में इन्वेंट हुआ था और वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1990 में हुआ। यह आविष्कार भविष्य के लिए था और आज पूरी की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था उस प्रोटोकॉल पर चल रही है जिसे 1980 में खोजा गया।
इसलिए प्लेफुलनेस, क्यूरियोसिटी के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इतिहास को, अतीत को शिक्षा की पहली सीढ़ी बनाया है और चौथी महत्वपूर्ण बात स्टूडेंट्स में कल्पना को प्रमोट करना है ताकि स्टूडेंट्स सीढ़ी चढ़कर ज्ञान के शिखर को प्राप्त कर सके। आज 6वीं से 12वीं क्लास के लिए जिस कंप्यूटर लर्निंग कोर्स की शुरुआत की गई है वो लोगों को सुनकर टेक्निकल लगेगा कि चलो अच्छा है, बच्चों को जो 10-11 साल से बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान मिल जाएगा और भविष्य की नींव बच्चों में पड़ जाएगी। मैं मानता हूँ ये बात वहीं तक सीमित नहीं है। पिछले 5 वर्षों में बच्चों को गैजेट्स का जो एक्सपोजर हुआ है वो पिछले 100 साल के विकास के एक्सपोजर के बराबर है। जब कोरोना की वजह से 2021 में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थीं तब श्रीनगर की एक छोटी सी बच्ची भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री को एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दिया। मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश लोगों ने उस बच्ची के वीडियो को सुना होगा और उससे बच्ची रोज लंबे चल रहे जूम क्लासेस की शिकायत करते हुए कह रही है इतना काम तो 6th और 10th क्लास के बच्चे भी नहीं कर रहे। और उस बच्ची ने अपने क्यूटनेस, अपने इनोवेशन में शिक्षा व्यवस्था पर करारा प्रहार किया था। इसका दूसरा पहलू भी था, जब वो बच्ची क्लास 6 में जाएगी तब उसे बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग के दौरान पता चलेगा कि जूम क्लासेस ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। वो कंप्यूटर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है आज भी उसके मन में सवाल उठते होंगे, क्यूरियोसिटी उठती होगी, जिसका समाधान उसे क्लास 6 की उस क्लास में मिलेगा जिसका आज यहाँ शुभारंभ किया गया है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव स्टूडेंट टीचर मेंटरशिप लॉन्च की गई है जो रिटेंशन, इनरोलमेंट और क्वालिटी एजुकेशन तीनों की बेहतरी के लिए काम करेगा। स्टूडेंट एंड टीचर इंगेजमेंट फॉर एजुकेशनल रीइंफोर्समेंट और स्टूडेंट्स की इंडिविजुअलिटी के लिए लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करके लर्निंग आउटकम को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम है। अभी बहुत विस्तार से उसके बारे में जानकारी दी गई है, मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता। आप लोगों ने गौर किया होगा कि हमारे समाज में नाम के सामने तखल्लुस या उपनाम लगाने की बड़ी पुरानी परंपरा है। बहुत से कवि या लेखक जो समाज की व्यवस्था से नाखुश होते थे और प्रसन्न होते थे, नए समाज की व्यवस्था की परिकल्पना करते थे, वो अपना तखल्लुस क्रांतिकारी लगा लेते थे। आसिफ विद्रोही, अनेक ऐसे नाम आपने सुने होंगे। कुछ लोग जगह को तखल्लुस के रूप में इस्तेमाल करते थे, जैसे गोरखपुरी या बदामी, बरेलवी, और बहुत से छायावादी लेखक निर्मल या सरोज तखल्लुस लगाते थे। लेकिन समाज में सिर्फ शिक्षक एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे सभी वर्गों के लोग अपने आप गुरु जी का तखल्लुस देते हैं। ये तगमा किसी और को प्राप्त नहीं है। जैसे वीके सिंह गुरु जी, ये आदर वाला उपनाम है और समाज में सबसे बड़ा आदर किसी का है तो मैंने पहले ही कहा कि शिक्षक और टीचर का है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मेंटरशिप प्रोग्राम दो तरह से स्कूली शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। पहला, बच्चों की योग्यता और उनकी कैपेबिलिटी को समझने में मदद मिलेगी, और दूसरा, टीचर को भी अपने शिक्षण पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन करने का अवसर मिलेगा। जब तक टीचर के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा तब तक वह बच्चों में रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता है। इसलिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम वन वे की जगह 2 वे हो, ये भी हमें सुनिश्चित करना होगा। वही टीचर्स की उन ज़रूरतों के मुताबिक भविष्य उन्मुख विचार बच्चों में जागृत कर सके,
इसके लिए स्वयं तेजी से हो रहे बदलाव के साथ उनको खुद भी कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। मित्रों, 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो 2 दिन देश भर के ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों का सम्मेलन एक श्रीनगर और एक जम्मू में हम सब ने किया था। हालांकि संवाद का हमारा विषय हायर एजुकेशन था, लेकिन जिस आधार पर हमने चर्चा की थी वो स्कूल एजुकेशन के संबंध में भी प्रासंगिक था। श्रीनगर के कार्यक्रम में मैंने एक बात कही थी कि मौलिक बदलाव में 4 बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा। 1, असेस, इक्विटी, क्वालिटी तथा आउटकम। और अगर भारत की बढ़ती इकोनॉमिक पावर के पोटेंशियल्स को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना है तो स्कूली शिक्षा को स्कूल रेडी तथा कॉलेज रेडी इन 2 लक्ष्यों पर निश्चित रूप से ध्यान केंद्रित करना होगा और बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर कैसे विकसित किया जाए, उन्हें स्किल सेट से कैसे परिचित कराया जाए, जिसके लिए अभी अटल टिंकरिंग लैब का लोकार्पण हुआ है, यहाँ के बच्चों को समर्पित किया गया है। मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन माध्यम हो सकता है। सभी शिक्षकों को ये समझना होगा कि साइंस और संस्कार का बैलेंस ही स्टूडेंट्स को भविष्य की चुनौतियों से जूझने की क्षमता प्रदान करता है। और स्कूल चलें दस्तक तथा तलाश के जरिए आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, वंचित वर्ग के हमारे भाई बहन बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचने में कामयाब हुए हैं। इसके लिए फिर से मैं एक बार स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन हमारा काम यही खत्म नहीं हो जाता। इन सभी अभियानों से तथा मेंटरशिप प्रोग्राम से जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है उसे सेंट्रलाइज डेटाबेस में फीड करने की ज़रूरत है। भविष्य में जो भी सुधार करना जरूरी होगा, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव करना हो स्थानीय स्तर पर, टीचर्स और टीचिंग प्रैक्टिस के मेथड में बदलाव करना हो, उसके लिए एक सशक्त डेटा सिस्टम की आवश्यकता होगी। मित्रों, जिस दिन सभी स्कूल में इन 10 मूलभूत तत्वों को शामिल करने में हम समर्थ हो जाएंगे, निश्चित रूप से एजुकेशन के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से पूरी शिक्षा व्यवस्था का नया जन्म होगा। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, आउटकम, प्लेफुल एजुकेशन, क्यूरियोसिटी, नेचुरल एजुकेशन, शिक्षा को जो मुक्त करे, शिक्षा जो हार्डवेयर वैल्यूज़ को प्रमोट करे, जो हायर वैल्यूज़ को प्रमोट करे, तथा शिक्षा जो भविष्य उन्मुख हो। मैं समझता हूँ इन 10 चीज़ों का समावेश करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अभी जो प्रेजेंटेशन किया गया, 21,727 स्कूल में मेंटरशिप प्रोग्राम, 200 स्कूल में कंप्यूटर कोर्स, 500 का पहला लॉट पूरा हो गया, 137 अटल टिंकरिंग लैब। मुझे प्रसन्नता है कि निष्ठा कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर ने पूरी देश की रैंकिंग में अनेक राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है और मुझे विश्वास है कि नए दृष्टिकोण और परिवर्तन के साथ बच्चों को फ्यूचर रेडी और 21वीं सदी के ग्लोबल सिटीजन बनाने में हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मैं 1-2 बात और कह करके, आप सबको मालूम है कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 25 साल बाद हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे। भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक अभियान चलाया है कि हमारे शिक्षक, हमारे बच्चे, देश के सभी नागरिक 75 वर्षों की जो हमारी उपलब्धि की यात्रा रही है, इसमें जिन लोगों ने शहादत दी है, हमें निश्चित रूप से उनको स्मरण करना चाहिए और हमारे देश का जो गौरव है तिरंगा, अपने घरों पर, अपने विद्यालयों पर हमें निश्चित रूप से फहराना चाहिए। मैं आप सबसे अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम में भी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी क्षमता के साथ पूरे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को और बच्चों से मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि बच्चों, ये आवश्यक है कि आज जो हम संकल्प लेंगे 25 साल बाद का जम्मू कश्मीर कैसा होगा, 25 साल बाद का भारत कैसा होगा। आज पूरी दुनिया हमारे तरफ देख रही है, भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ी है। अब
हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। हमारी जो पुरानी परंपरा रही है, हमारा जो स्थान रहा है पूरी दुनिया को नेतृत्व देने में, मैं समझता हूं कि अब सही वक्त आ गया है कि आज खासतौर से युवा पीढ़ी को संकल्प लेने की आवश्यकता है, क्योंकि 25 साल बाद मैं समझता हूं यहाँ बैठे हुए बहुत लोग नहीं होंगे, लेकिन जो बच्चे हैं 25 साल बाद वही इस देश को चलाएंगे, वही नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से 13, 14, 15 इस तिरंगा यात्रा में 15 को स्वतंत्रता दिवस में पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से हिस्सा लीजिए, जम्मू कश्मीर और भारत के गौरव को बढ़ाइए। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि बजट के मामले में हमारे जम्मू कश्मीर का शिक्षा का बजट अगर पर कैपिटा देखेंगे तो देश के विकसित राज्यों से भी ज़्यादा है। कक्षा 12 तक किसी बच्चे से 1 पैसे फीस नहीं ली जाती है, ये शायद अकेला राज्य होगा जम्मू कश्मीर। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, टीचर और स्टूडेंट रेशियो या स्टूडेंट कितने बच्चों पर कितने टीचर हैं, अगर ये रेशियो आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का प्राइमरी और स्कूल एजुकेशन में सब देश में सबसे बेहतर है। बावजूद इसके मेरे पास रोज ज्ञापन आते हैं कि फलां विद्यालय में टीचर की कमी है। जहां मैं जाता हूं वहां कोई ज्ञापन मुझे मिलता है। मेरा आग्रह होगा कृपा करके इसमें एक बार पूरा ध्यान स्कूल एजुकेशन को देना चाहिए। कमी नहीं है हमारे पास, क्या उससे रीअप्रोप्रिएट हम कर सकते हैं? कहीं पर ज़्यादा शिक्षक हैं, कहीं कम शिक्षक हैं, और एक बार हमें पूरा ठीक से एनालिसिस करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से बच्चे, अब कई जगह से गणित मैथ का टीचर नहीं है, साइंस का टीचर नहीं है। अगर एकदम अनिवार्य रूप से हम ये जान गए कि नहीं है, पूरे ज़िले में कमी है या पूरे यूटी में, तो अब तो टेक्नोलॉजी वहाँ पहुँच गई है कि तत्काल हम व्यवस्था कर सकते हैं। वो व्यवस्था आप कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि ये एक गंभीर सवाल है और आए दिन इस पर प्रश्न चिन्ह सामान्य जनता उठाती है। तो खास तौर से शिक्षा विभाग मैंने बीके सिंह साहब से और दोनों हमारे जो सीनियर अफसरान हैं उनसे मेरा निवेदन होगा, ये समाज की अपेक्षा आपसे दूसरी है। आप सड़क बनाने वाले विभाग नहीं हैं कि सड़क 10 दिन बाद भी बनेगी तो चलेगा। आप पर ही जम्मू कश्मीर का भविष्य निर्भर करता है। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो मुद्दे हैं इन पर मैं जानता हूं कि पिछले 2-2.5 सालों में भी बीके सिंह जी और उनकी पूरी टीम ने एक बड़ा बदलाव किया है शिक्षा के क्षेत्र में, बड़ा बदलाव किया। मैं उसके लिए बधाई देता हूं और खुले मन से प्रशंसा करता हूं कि जो बदलाव 2 साल में आपने किया है वो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर को बहुत आगे बढ़ाएगा। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन गई हैं जम्मू कश्मीर में, हमारी प्रतिद्वंदिता, हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं, हमारा कंपटीशन खुद से है। 2 साल में जो माइलस्टोन आपने स्थापित किए हैं, अब हमारी अपेक्षा आपसे बढ़ गई है कि उससे बड़ा माइलस्टोन स्थापित करिए। इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि अगले सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से अमली जामा पहनाने में हम सब सफल होंगे। फिर से एक बार बच्चियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, सभी शिक्षकों का, प्रिंसिपल्स का और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स को धन्यवाद देते हुए अपनी बात मैं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।